बच्चों आज हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के न्यूमेरिकल पार्ट में लेक्चर 13 तक। बच्चों हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर 1 आपको ध्यान ही है बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने चैप्टर लेक्चर 13 में तो लेक्चर 13 में हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। लेक्चर 13 में चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो न्यूमेरिकल बेसिकली हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादातर प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी पूछे जाते हैं, आप लोग भी उन्हीं की ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, देखो एक बार हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है। ठीक है, मतलब एक कप में वाटर है और हमसे पूछ रहा है कि कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव या कितना क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। अब बात है कि कप ऑफ वाटर में, है ना, एक कप में कितना वाटर होगा। अब देखो कप बच्चों डिफरेंट डिफरेंट साइज के कप आते हैं। तो यहाँ एक तरीके से आप एक मग बोल लो, जैसे कॉफी मग वगैरह होते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि एक कप या मग में कितना 250 ग्राम 250 ग्राम क्या है वाटर है। तो मीन्स आपने ये कह सकते हो कि आपने ये बताने कि 250 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव या क्या होंगे, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, आप जानते हो बच्चों, प्रोटॉन। अगर हमको ये पता लग जाए कि 250 ग्राम में कितने 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन है, तो मुझे पता है एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है। इसी तरीके से अगर मुझे ये पता लग जाए कि 250 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानता हूँ, टोटल टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात है, आपने मोल कंसेप्ट वगैरह क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि वाटर, जैसे H2 हम लोग कहते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होते हैं। और किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास में कितने मोल होते हैं बच्चों, 1 मोल होते हैं। और ये भी जानते हो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 या 6.022 भी कहते हैं, 10 की पावर 23। ठीक है, कि एक्चुअली हमारा चार्ज किसके बात है, पास होता है बच्चों, मॉलिक्यूल ये एटम कैरी करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 250 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। फिर देखना है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज है, तो हमारे टोटल मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों समझते हुए चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, और 18 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, जैसे 6.02 10 की पावर 23 कह सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि 18 ग्राम, हमारे पास एक कप में टोटल कितने ग्राम है, 250 ग्राम है। तो पहले हम 18 ग्राम में निकाल देंगे 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, फिर 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, और फिर 250 ग्राम से मल्टीप्लाई करके 250 ग्राम में मॉलिक्यूल पता कर लेंगे। जब मॉलिक्यूल पता लग जाएंगे बच्चों, तो फिर हमारा चार्ज भी आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझने क्वेश्चन को। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स वही Na के बराबर Na मॉलिक्यूल्स, ऐसे बोल लो चलो। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं Na मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम में 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। और इस नंबर की वैल्यू जानते हो बच्चों कितना होता है, 6.02 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मींस वाटर के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो आप इसे 18 से क्या कर दोगे भाई, डिवाइड कर दोगे बच्चों। तो 6.02 10 की पावर 23 अपॉन कितना हो जाएगा, 18। यूनिटरी मेथड, अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हो तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइडेड बाई 18। अच्छा ठीक हो गया भाई, 80 1 ग्राम में इतने, तो हमारे एक कप ऑफ वाटर में कितने ग्राम है वाटर के, 250 ग्राम। लेकिन देयरफॉर 250 ग्राम ऑफ वाटर 250 ग्राम ऑफ वाटर
मैं लिख दे रहा हूँ आगे से 1 कप ऑफ वाटर। 250 ग्राम का मतलब 1 कप ऑफ वाटर बच्चों। ठीक है, मैंने आगे से लिख दिया कि 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एक कप में हम कितना वाटर मान रहे बच्चों, 250 ग्राम मान रहे। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में इतने, तो 250 ग्राम में कितना होगा, इंटू 250, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना बच्चों, 250। इसको हम 250 से क्या, सॉरी अपॉन 18 इंटू 250, 250 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 18 से डिवाइड कर रखा है, तो इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 250 इंटू कर देंगे। देखो एक जीरो से आप एक पावर बढ़ा लेना, तो कितना होगा, 10⁻24 हो जाएगा। बाकी 6.02 इंटू 25/18 करके देख लेते हैं। चलो इसको मैं बच्चों कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, आप लोग भी कैलकुलेट करके देखो। यार बच्चों 8.36 है ना, तो यार 8.36 और 10 की पावर कितनी जाएंगी, 24। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, एक जीरो से पावर बढ़ा दी, बाकी 25 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड कर लिया, तो वैल्यू इतनी आ गई बच्चों। ठीक है, 8.36 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों, मॉलिक्यूल्स को थोड़ा क्लियर कर लिख के लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक कप ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों, 8.36 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन या कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बच्चों, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज तो आप जानते ही हो। ठीक, चलिए तो ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम ये पता करना है कि एक है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने चार्ज होते हैं, फिर इतने मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट में बच्चों से कैलकुलेशन कर देता हूं। मैं पूरा आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा दूंगा, पहले मैं पूरा सॉल्व कर दूं बच्चों, लिखेंगे नाउ 1 molecule of water, 1 molecule of water, वन या ऐसे बोल लो, चलिए 1 molecule of water, वाटर मतलब H2O कंटेन। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, द 1 molecule of water contain, आप बोल लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ऐसे कर लो बच्चों, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे करते हैं, चलो इसको थोड़ा रिवर्स में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन, स्टेटमेंट लंबा ज्यादा लिखने में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन इन क्या 1 molecule of water, 1 molecule of water, वाटर मतलब H2O, तो कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जाएंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों, बस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया, वो लिखने में लेंदी हो रहा था, तो हमने लिखा नाउ नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ है बच्चों, NO डॉट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कैसे प्रोटॉन। अच्छा ध्यान देना बच्चों, कहते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो हमने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा, तो जानते हो बच्चों हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो हाइड्रोजन दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं, जबकि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी कितने होते हैं, 8। ठीक है, तो 2 हो गए हाइड्रोजन के पास और 8 हो गए ऑक्सीजन के पास, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। ठीक है बच्चों, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल जिसे H2O कहते हैं कि ठीक है पास 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक बच्चों, और हमारे एक कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कितने थे, 8.36 10 की पावर 24, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, इनटू 10 कर देंगे, लेकिन देयरफॉर, ठीक है इधर लिख देते हैं बच्चों, देयरफॉर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से प्रोटॉन्स इन, कितना था नंबर बच्चों, 8.36 इंटू 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, कि हमें तो एक कप ऑफ वाटर में बताने थे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से प्रोटॉन इन 8.36 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो रहेगा बच्चों, 8.36 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10, समझो। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8.36 10 की पावर 24, तो इतने में कितने हुए, इंटू 10। तो आप इसे क्या लिख दोगे फिर, ये कितना रहेगा नंबर बच्चों, 8.36 इंटू 10 की पावर 25। बात समझ रहे बच्चों, तो मीन्स एक कप ऑफ वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन और इतने ही क्या है, प्रोटॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज जानते हो बच्चों, ठीक है, 1.6 10 की पावर -19, दोनों में चार्ज भी सेम है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन कैरी कर रहे हैं बच्चों ना, पॉजिटिव या टोटल ऐसे कहते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्जेस, तो देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू कितना, कितने प्रोटॉन है हमारे पास, 8.36 10 की पावर 25 इंटू एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है बच्चों। चलो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। बाकी देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। 1.6, तो 8.36 इंटू 1.6 करके आ रहा है बच्चों 13.376 इंटू 10 की पावर देखिए, 25 में से 19 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा बच्चों, 6 प्लस के 6। तो अब इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं, इसे क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर लीजिएगा, तो कितना रहेगा 1.3, और राउंड ऑफ कर लीजिए इसको, तो 1.34 कर लेते हैं बच्चों राउंड ऑफ करके, इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना, इतना कूलाम। और चार्ज की यूनिट जानते हो बच्चों, आगे से कूलाम लिख दीजिएगा, तो इतना कूलाम इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जो प्रोटॉन्स कैरी कर रहे होंगे। और समझते ही बच्चों है ना, कि जितना चार्ज प्रोटॉन कैरी करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, बस उसमें आगे से माइनस लगा दोगे। लेकिन देयरफॉर मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, देखो ना, आप इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज लिखोगे तो माइनस लिख दोगे, तो वो आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दीजिए। लेकिन देयरफॉर या सिमिलरली टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, सॉरी, टोटल नेगेटिव चार्जेस, total negative charge is equal to इसमें बस माइनस लगा दो बच्चों, -3.14 10 की पावर 6 कूलम, ठीक बच्चों। तो इतना पॉजिटिव चार्ज है एक कप ऑफ वाटर में, जिसमें हमें 256 ग्राम माने वाटर के, और इतना क्या है इसमें, नेगेटिव चार्ज, बस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करें और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करें, ठीक बच्चों। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना, तो ठीक है, समझ गए ऐसे, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको, ठीक है, नोट करवा देता हूँ बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से जल्दी से बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए या स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए जल्दी से, ठीक है। चलो सेकंड शीट में आ जाते हैं, है ना, जल्दी से इसको बच्चों आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ये जैसे भी करते हो। अच्छा एक चीज बच्चों थोड़ा सा हो रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, क्या, देखो हमने डेसिमल शिफ्ट किया, पावर को चेंज नहीं किया, सॉरी हाँ बच्चों, एक छोटी सी लिखने की मिस्टेक हो गई यहाँ, चलो दोबारा से चेक कर लेना, 10 की पावर 7 आएगा बच्चों,
थोड़ा सा करेक्शन है बच्चा, बाकी सब ठीक है। पावर में ठीक है, समझ रहे, देखो ये 15 में से 19 का 6 बचा, मैंने डेसिमल शिफ्ट किया लेकिन मैं एक्चुअली पावर को इंक्रीज करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, छोटा सा करेक्शन है, 10 की पावर 7 कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो दोबारा से एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों। ठीक है, ये किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी है बच्चों, तो इसे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही मान लो। ठीक है, हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत सी बातें सीखने की है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप नोट कर लोगे लास्ट में। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखिए, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स ए एंड बी, मतलब दो मेटल स्फेयर है। अब स्फेयर में आइडेंटिकल क्या होता है बच्चों, रेडियस, तो इसका मतलब दोनों सेम साइज के क्या है, दो स्फेयर है ए और बी, दोनों का साइज सेम है और दोनों ने चार्ज भी बराबर कैरी किया है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, कहते हैं रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, और ठीक है, अगर दो सिमिलर चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। देखो इसने चार्ज का नेचर नहीं बताया बच्चों, इसने ये नहीं बोला कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव ले सकते हो। ज्यादा जनरल हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मानने से आंसर चेंज नहीं होगा, तो जो भी मानेंगे आप। ठीक है, तो उसने कहा कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर हैं, दोनों ने बराबर चार्ज कैरी किया, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है, जो कितनी है 2.0 10 की पावर -5 न्यूटन। इनिशियली ऐसा था। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर सी, मतलब जैसे ए और बी थे वैसे तीसरा चार्ज, आप तीसरा स्फेयर और लिया आपने सी, ठीक है, उन्हीं के जैसा, ए और बी के जैसा है, लेकिन वो अनचार्ज, जैसे ए और बी तो चार्ज कैरी कर रहे हैं, लेकिन सी जो है वो अनचार्ज है। उसको आपने ए से टच किया, सी को आपने क्या किया, ए से टच किया, टच करने के बाद क्या किया सी का, तो उसने बोला देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो सी को आपने ए से टच किया, मैं अभी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सी वाले स्फीयर को आपने क्या किया, ए से टच किया, टच करने के बाद उन दोनों के मिड में रख दिया। टच करने से क्या होता है समझते हैं अभी आगे। तो कहते हैं कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन सी, तो जो तीसरा स्फीयर आपने सी जिसको ए से टच किया और ए और बी के मिड में रख दिया, उस पर नेट फोर्स पूछ रहे हैं। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम हर चीज हम लोग डायग्राम में समझ लेंगे, आपको है ना, मैं आपके समझने के लिए डायग्राम बना दूंगा, कन्वीनियंटली आपको समझ में आ जाएगा। तो समझो बच्चों क्या था, इनिशियली क्या था समझते हैं। तो स्फीयर मान लेते, बोला कि दो स्फीयर है ना, ए और बी दो क्या है, स्फीयर है ना, आइडेंटिकल है, तो मतलब सेम साइज के होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज। तो मान लीजिए स्फीयर ए है, ठीक बच्चों, और एक स्फीयर बी है इसी के जैसा, ठीक हो गया, तो एक स्फीयर बी है और इक्वली चार्ज भी है, तो ठीक है, दोनों पे मान लेते हैं कि इसने भी क्यू चार्ज कैरी किया है और इसने भी क्यू चार्ज कैरी किया। और मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बोला था बच्चों कि जब हम आगे से साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब आप पॉजिटिव मान के चलिएगा, बाकी किसी की चॉइस से नेगेटिव मान लीजिए, एक ही बात है, उससे आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो मान लेते कि दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर एक स्फीयर बी, सेम साइज के हैं, इक्वली चार्ज्ड है, ठीक है ना, और सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होंगे दूर, तो कुछ डिस्टेंस को मान लेते हैं बच्चों ना, और डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, देखो ना आपको फोर्स के लिए डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो आपकी नीड है, तो बिना डिस्टेंस के आप फोर्स निकाल नहीं पाओगे बच्चों, तो जो आपकी नीड है उसे लेट करिए, है ना, जितना आपको डेटा चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर है, उसने नहीं बताया, मैंने मान लिया। तो इनिशियली ऐसा था बच्चों, दो स्फीयर थे इक्वली चार्ज शेप में एक जैसे, ठीक है। अच्छा अब इसने आगे क्या बोला देखो ना, ठीक, अच्छा इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो ठीक है बच्चों, भाई सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है मान लो। और मैंने बताया था बच्चों कि आपको पीछे के लेक्चर्स में कि बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को बोलते हैं जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगते हैं बच्चों, जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग उसी के अलोंग क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। अब क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन है, तो ठीक है, ठीक है ये। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये जो एफ में लिख रहा हूं देखो, इसका क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों, इस एफ का देखो है, ठीक है, तो एफ की वैल्यू गिवन है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं। तो ये जो एफ है जिसको मैंने डायग्राम में दिखा रहा हूं, इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों, कितना 2.0 10 की पावर -5 न्यूटन,
ठीक है बच्चों। तो दो स्फीयर है, इक्वली चार्ज, इसलिए एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। जो रिपल्सिव फोर्स न्यूमेरिकली कितनी है, 2.0 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अगर ये फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, अगर ये हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। और जैसे मैंने पीछे के लेक्चर्स में बोला था बच्चों कि जब तक किसी मीडियम की बात ना बोले तो आपने मानना है दो चार्ज के बीच में एयर है। मीडियम की बात होगी तो क्वेश्चन में बोलेंगे आपने हमेशा, जब मीडियम की बात ना हो तो क्या मान के चलना है कि दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम है। तो अगर मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर देयर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे हमको कहीं हेल्प कर सकती है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू भी लिख दे रहे हैं। तो इस एफ की वैल्यू अगर मैं न्यूमेरिकली लिखूं, मतलब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इस एफ को लिखूं, तो क्या कहता है लॉ के फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q इंटू Q और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास है 2.0। ये वैल्यू आपको आगे हेल्प करेगी कहीं बच्चा, इतना न्यूटन। ठीक है, तो इसने हमको फोर्स दी थी, तो हमने फोर्स इनके बीच की कैलकुलेट, मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, हमने उसको ऐसे ऐसे फॉर्म में भी लिख दिया, लॉ के फॉर्म में भी। चलो अब बच्चों आगे की बात करते हैं। इसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहे अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच टू ए। अब आपने इन्हीं के जैसे एक तीसरा स्फीयर लिया बच्चों, इन्हीं के जैसे आइडेंटिकल, मतलब भाई स्फीयर में आइडेंटिकल क्या होगा, उसका साइज आइडेंटिकल होगा। तो चलो एक तीसरा स्फीयर ले लेते हैं। ठीक बच्चों, अब हमने एक तीसरा स्फीयर लिया सी, उस सी वाले स्फीयर को हमने ए से टच किया बच्चों। बोले देखो आपने एक ए के जैसे है ना स्फीयर और लिया सी, जो साइज में ए के जैसा है, लेकिन एक बात है कि अनचार्ज है बच्चों, तो आपने इसको सी से टच किया। अच्छा, टच करने से क्या होगा, सुनना बच्चों, ये मैंने थ्योरी में देखो हमेशा बच्चों, मैंने पहले भी कहा आपसे कि न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी देखिए, है ना। जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको बीच में कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगी, तो पहले थ्योरी को अच्छे से क्लियर करिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिए। तो हमने देखो सी के टच करने से क्या होगा बच्चों, है ना। तो एक बात सुनना बच्चों, देखो दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं। देखो इसने चार्ज कैरी किया बच्चों, ए वाले स्फीयर ने क्या किया, चार्ज कैरी किया, सी ने कैरी नहीं किया। ठीक है, आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था चार्जिंग के डिफरेंट मेथड। तो हमने कहा था कि अगर आप एक दो बॉडी को टच करते हो, अगर है ना, हमने चार्जिंग बाय टचिंग पढ़ा था, तो हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी में ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो वही बात यहां पर भी होगी बच्चों। देखो अब जब आपने ए को सी से टच किया, तो ए ने तो चार्ज कैरी किया है और सी ने कोई भी चार्ज कैरी नहीं किया है, तो इसका अंदर ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। सी का तो पोटेंशियल जीरो ही है क्योंकि उसने तो चार्ज कैरी नहीं किया है। तो क्या होगा बच्चों, सी से ए पे चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सी से ए पे क्या होगा, सॉरी उल्टा हो गया, ए से सी में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। ये चार्ज क्योंकि ए हाई पोटेंशियल पर है और सी किस पर है, लो पोटेंशियल या जीरो पर है, तो चार्ज ए से किस में ट्रांसफर होगा, सी में। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो उनका पोटेंशियल तब सेम होगा जब दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा। ठीक है ना, जब दोनों का चार्ज अगर आइडेंटिकल बॉडीज है ना, तो ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो क्या होगा, तो चार्ज ए से किस में जाएगा, सी में जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो इनका पोटेंशियल सेम कब होगा, जब दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब ए से हाफ चार्ज किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सी में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, जब हाफ चार्ज ए से किस में आ जाएगा, सी में आएगा, तो इस पे भी चार्ज Q/2, उस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। और जब दोनों पे चार्ज बराबर होगा तो फिर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फिर उसके बाद और चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तुम इसे कह सकते हो कि ए का हाफ चार्ज किस में चला गया, सी में चला गया। ठीक है बच्चों, तो इस पे चार्ज आ गया Q/2, इस पे कितना रह गया, Q/2। फिर इसने बोला अगले स्टेप में कि आपने इस चार्ज को ए और बी के, है ना, प्लेस एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड में रख दिया। तो अब अगली सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अब देखो हमारे पास तीन स्फीयर हो गए, है ना। अब मैं नेक्स्ट स्टेज बना दे रहा हूं। अब मेरे पास ए है, ए और बी कॉर्नर्स पे है,
और बीच में जो तीसरा स्फेयर था सी, वो आपने इनके मिड में रख दिया बच्चों, एग्जैक्टली मिड में रखा है, बोला एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये वाला कौन सा स्फेयर है हमारा बच्चों, ये था ए, ठीक है, ये है हमारा बी, और ये कौन सा स्फेयर है, सी स्फेयर है। ठीक है ना, जो इनके मिड में रख दिया गया। अब इन्होंने कितना कितना चार्ज कैरी किया है, तो ए पे कितना चार्ज बचा बच्चों, Q/2, क्योंकि आधा चार्ज सी में चला गया, तो सी पे कितना चार्ज आ गया, Q/2। ठीक बच्चों, और बी में तो कुछ हुआ ही नहीं बच्चों, क्योंकि आपने बी को तो कुछ किया ही नहीं, तो बी पे जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज रहा, तो बी पे कितना चार्ज है, Q ही रहा, कि हमने बी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया बच्चों। ठीक है, और आपने सी को उठाकर ए और बी के बीच में रख दिया, और मिड में रखा है, तो अब इसके बीच की डिस्टेंस r/2, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी r/2, टोटल डिस्टेंस r थी बच्चों। तो अब इस डिस्टेंस को अगर मैं AC के बीच की डिस्टेंस बोलूं तो ये r/2 हो गई, और B और C के बीच की डिस्टेंस बोलूं तो ये भी कितनी हो गई बच्चों, ठीक है, इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, तो इनके बीच की डिस्टेंस r/2 और r/2 हो गई। ठीक बच्चों, अब बोल रहे कि आप कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन सी पर नेट फोर्स बताए, बोल रहे ना, देखिए कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन सी, अब हमें सी पर नेट फोर्स बतानी है। तो ठीक है, नेट फोर्स क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि सी पर ए भी फोर्स लगाएगा क्योंकि ए के फील्ड में भी है, और इस पे बी भी फोर्स लगाएगा क्योंकि बी के फील्ड में भी है। ठीक है, तो इस पे दो फोर्स लग रही है सी पर, ए भी लगा रहा है और कौन लगा रहा है बच्चों, बी भी लगा रहा है। ठीक है, और आपने उन दो फोर्स का नेट निकालना है, तो चलिए देखते हैं कि सी पर, है ना, और दो फोर्स का नेट आप तभी निकाल पाओगे जब उनकी फोर्स की डायरेक्शन जानते होगे। तो देखते हैं भाई इस पे कितनी कितनी फोर्स लग रही है बच्चों, कहां को लग रही है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है। चलिए पहले देखते हैं कि ए सी पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो देखिए, है ना, सुनो बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो ए सी को क्या करेगा बच्चों, रिपेल। देखो सी भी ए को रिपेल करेगा, लेकिन हमारा मतलब सी ए पर कितना लगा रहा है उससे हमारा पर्पस, हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि ए सी पर कितनी लगा रहा है, तो ए सी को क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपल्शन इज लाइक पुश, अट्रैक्शन इज लाइक पुल, तो ए सी को क्या करेगा, रिपेल करने के लिए इसको पुश करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं ये फोर्स, ये फोर्स किस पे लग रही है, सी पे लग रही है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो बच्चों, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी का मतलब ऑन सी ड्यू टू ए, सी पे लग रही है, ए लगा रहा है, उसको पुश कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों देखो बी भी, इसको देखो बी ने भी पॉजिटिव चार्ज कैरी किया, सी ने भी पॉजिटिव चार्ज कैरी किया, तो बी सिमिलरली बी भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, यानी प्रेशर इज लाइक पुश ना बच्चों, तो बी भी इसको क्या कर रहा होगा, पुश जैसा कर रहा होगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है सी पर, ऑन सी ड्यू टू बी है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, मैं बी को क्लियर कर देता हूं। ठीक बच्चों, ठीक है, तो सी बी का मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो सी पर दो फोर्स लग रही है, एक ए लगा रहा है जो बी की तरफ है, बी लगा रहा है जो ए की तरफ है। मुझे इन दो फोर्स का क्या निकालना है बच्चों, नेट निकालना है। ठीक है ना, ये बात मैंने पीछे के लेक्चर में ही बच्चों बताई थी, आपको नेट निकालने का तरीका बताया था जब हम लोग ने डाइपोल के टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो, और फोर्स कहते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर आप दो वेक्टर का नेट निकाल रहे हो तो दो वेक्टर का नेट निकालने के लिए चेक करना है कि उन वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो आप देख ही रहे हो बच्चों, हमें किन दो का नेट निकालना है, इन दो फोर्स का नेट निकालना है, और डायरेक्शन देख रहे हो अपोजिट है, और अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उनको माइनस करते हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट में है तो क्या होता है, माइनस हो जाते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो हम ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लगाते हैं, ये मैंने पीछे बता रखा किसी लेक्चर में। तो हमारे केस में फोर्स क्या है, अपोजिट है बच्चों। ठीक है, तो हम नेट निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप जब दो फोर्स को माइनस कर रहे हो उनका नेट निकालने के लिए, तो फिर आप जब माइनस करोगे तो मोर में से लेस वाली फोर्स को माइनस करोगे, तो आपने चेक करना है कि इसमें से कौन सी फोर्स मोर है, सी पर मोर फोर्स कौन लगा रहे। तो देखो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो इस सी की डिस्टेंस ए एंड बी से बराबर है, लेकिन चार्ज किसने ज्यादा कैरी किया बच्चों, बी ने ज्यादा चार्ज कैरी किया, और जो ज्यादा चार्ज कैरी करेगा वो ज्यादा फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो सी पर ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, बी, क्यों, क्योंकि बी ने ज्यादा चार्ज कैरी किया। देखो ए ने Q/2 चार्ज कैरी किया और बी ने Q चार्ज कैरी किया, और इन डिस्टेंस दोनों से बराबर है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो फिर चार्ज मैटर करेगा।
तो बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इसमें बड़ी फोर्स कौन है बच्चों, एफ सी बी बड़ा है मैग्नीट्यूड में और एफ सी बी क्या है, फोर्स छोटी है। ठीक है, तो दो वेक्टर अपोजिट में होंगे तो आप माइनस करोगे बड़े में से छोटे को, तो नेट फोर्स कितनी जाएगी, एफ सी बी माइनस एफ सी। बाकी देखो आपको डिस्टेंस पता है बच्चों, चार्जेस पता है, तो कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो टच करने वाली बात समझ गए बच्चों। फिर से बताता हूं, हमने क्या बोला, जब हमने ए सी को ए से टच किया तो ए हाई पोटेंशियल पे था, सी लो पोटेंशियल पे था, तो चार्ज ए से कहां चला गया, है ना, चार्ज ए से सी में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल केस में पोटेंशियल सेम कब होगा, जब दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, तो मींस ए का हाफ चार्ज सी में चले जाएगा। फिर बाकी तो आप समझ गए बच्चों। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स ऑन सी इज, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स ऑन सी इज। ठीक है, तो सी स्फीयर पे जो नेट फोर्स लग रही है इसे एफ मान लेते हैं, या कुछ और मान लो बच्चों, क्योंकि हमने एफ देखो ऊपर वाली फोर्स को भी लिखा है बच्चों, तो चलो मैं इसे एफ नेट लिख देता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एफ सी बी माइनस एफ सी ए। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन सी इज एफ सी बी माइनस एफ सी। बस अब कूलम्ब्स लॉ लगा लीजिए बच्चों, आपको डिस्टेंस पता है और क्या पता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पता है, कूलम्ब्स लॉ लगाकर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, अगली शीट में सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर एफ नेट, ठीक है, तो देखो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, क्या करेंगे, देखो एफ नेट में पहले कौन आ रहा है, एफ सी बी आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो सी एन बी के बीच की फोर्स निकाल लोगे, उसके लिए आपको सी एन बी पे चार्ज चाहिए, सॉरी सी एन बी पे चार्ज चाहिए और उनके बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो चार्ज है क्यू बाई टू और क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक बच्चों, तो चलते हैं उसी शीट में वापस। तो ये आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी में कितना चार्ज था बच्चों, क्यू बाई टू, और बी में कितना चार्ज था, क्यू, ऐसे ही लिख देता हूँ, सॉरी। तो सी में कितना चार्ज था, क्यू बाई टू, इंटू बी में कितना चार्ज था, क्यू, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ लगा रहे, फिर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किसके बीच में फोर्स है बच्चों, सी और ए के बीच में, एक बार दिखा देता हूं आपको, देखो सी और ए के बीच में फोर्स है, सी एन दो ए पर दोनों पे सेम चार्ज है, क्यू बाई टू, डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू। ठीक है, लिख देते हैं इसको। तो सी में कितना चार्ज है, क्यू बाई टू, ए पर भी कितना चार्ज है बच्चों, क्यू बाई टू, अपॉन डिस्टेंस कितनी, आर बाई टू का स्क्वायर। बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखो कितना रहेगा, 1/4 पाई, कॉमन भी कर सकते हो लेकिन रहने दीजिए, कॉमन नहीं करते छोटे क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक है बच्चों, इधर आ जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। समझ रहे होंगे सब लोग। देखिए बच्चों, ये फोर क्रॉस होकर ऊपर चले जाएगा, मतलब टू से आपका फोर कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, टू टाइम, और ये टू क्रॉस होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू स्क्वायर ओवर कितना, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ फोर से फोर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, क्या हो गया, देखो ये जो पहली वाली टर्म है वो दूसरी वाली टर्म की ट्वाइस है, देखो है, ताकि सब कुछ फैक्टर सेम है, टू का डिफरेंस है, तो इसके अंदर सेकंड टर्म पहली, सॉरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से ट्वाइस है, तो टू में से वन माइनस करोगे, वन रिमेनिंग बच जाएगा। तो कितना रहेगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा सी पर नेट फोर्स।
अब एक बात ये कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, क्योंकि हमें तो चार्ज तो दिए नहीं थे उसने, चार्ज तो हमने लेट किया, उसने बोला कि आइडेंटिकल चार्ज है तो मैंने क्यों लेट कर लिया था, तो ना तो चार्ज गिवन थी और ना डिस्टेंस, ये दोनों चीजें हमने लेट की बच्चों, देखो ठीक है। क्वेश्चन में ना तो आपको चार्ज गिवन था और ना डिस्टेंस गिवन थी, ठीक है। अगर चार्ज एंड डिस्टेंस गिवन होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, मैं उस वाली शीट में वापस आ रहा हूँ बच्चों, देखो इनिशियली इन्होंने देखो इन दो चार्ज के बीच की फोर्स दी थी बच्चों, तो वैसे क्या इस फोर्स का न्यूमेरिकल कोई यूज था क्या, जो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की फोर्स दी है, इस फोर्स का कोई न्यूमेरिकल यूज है क्या, नहीं है, इसका कोई आगे तो कोई यूज नहीं था, तो इसका यूज कहां पर आया बच्चों, देखो तो देखो मैंने स्टार्टिंग में इस फोर्स की वैल्यू दी थी इन्होंने 2.0 10 की पावर -5, तो देखो हमने इसे कैलकुलेट किया था बच्चों, कुल से लगाया था, ठीक है, तो कितना आया था 1/4πε0, अगर आप इसे मिक्स करके पढ़ लो तो Q² r², और इस फैक्टर की वैल्यू कितनी है 2.0 10 की पावर -5, और देखो इतना ही सेम फैक्टर हमारा भी आया ना, देखो चेक कर लो बच्चों लास्ट में, ये तो 1/4πε0 Q²r², तो मींस स्टार्टिंग में जो उसने फोर्स दी थी बच्चों, इस फोर्स के देने का पर्पस इतना सा था कि लास्ट में आपको कैलकुलेशन में ये चीज हेल्प करे। अगर स्टार्टिंग में ये फोर्स नहीं दी होती तो वो क्वेश्चन में क्या करते, आपको चार्ज बताते और चार्ज के बीच की डिस्टेंस बताते, तो हम कैलकुलेट कर लेते लास्ट में, तो उसने कैलकुलेशन से बचा दिया आपको और ये वैल्यू दे दी। अभी वैल्यू उधर पुट कर दूं बच्चों, देखो ये 1/4π Q²r², ठीक है। तो स्टार्टिंग की फोर्स का पर्पस इतना सा था कि हमें लास्ट में हेल्प मिल जाए, तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितना 2.0 10⁻⁵ न्यूटन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनिशियली जितना ए और बी के बीच में फोर्स लग रही थी उतनी फोर्स फाइनली सी पर भी लगा रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ठीक बच्चों, क्लियर है, तो इतना आ जाएगी फोर्स 2.0 10 की पावर -5 न्यूटन। इस क्वेश्चन में मेन था कि टच करने से क्या होता है, ये बात हमने सीखी बच्चों, ठीक है। तो चलो एक बार आप स्टार्टिंग से देख लो, नोट कर लो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके जस्ट आप जल्दी से करिएगा। ठीक बच्चों, फिर हमने सेकंड शीट में कैलकुलेशन करी, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, और इन क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखो बच्चों, ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, एक बार खुद देखो दोबारा अपने आप, जैसे क्वेश्चन को हमने एक बार सॉल्व कर लिया, एक बार खुद अपने आप ट्राई करो और फिर चेक करो, सॉल्यूशन से मैच करोगे आप, कहाँ अगर गलती हो रही है तो कहाँ आपसे गलती हो रही है, वैसे एक बार अच्छे से कर लोगे तो ठीक है, गलतियां नहीं होंगी फिर भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है। बोर्ड क्या मतलब ऐसे यही क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव में, नीट और जे में ये चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है बच्चों, तो ऐसा नहीं सबको प्रैक्टिस करनी है, जेई नीट वाले बच्चे हैं है ना, वो भी उनको भी इसी से प्रैक्टिस करनी है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं करता है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, तो क्या बोल रहे हैं देखो, तो बोल रहे हैं क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस, इस बार देखो साइन दी उसने चार्ज क्या, तो 2 पॉइंट चार्जेस +4e एंड +e आर फिक्स्ड अ डिस्टेंस a अपार्ट, तो दो चार्ज है, अभी मैं डायग्राम बना दूंगा समझने के लिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक +4e एक +e है, ठीक है, और ये a डिस्टेंस दूर रखे हैं, फिर बोल रहे हैं where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium, ठीक है। तो पहले दो चार्ज है +4e +e, तो a डिस्टेंस दूर रखे हैं, तो कहते हैं हमारे पास एक तीसरा चार्ज है q बच्चों ना, एक चार्ज है q, इस चार्ज को उनकी लाइन ज्वाइनिंग में कहा रखें कि तीसरा चार्ज किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब भी समझते हैं बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बताने कि क्यू को हम कहा रखें, मतलब उस पॉइंट की पोजीशन पूछ रहे हैं कि इन दो चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग में क्यू को कहां रखना चाहिए, क्या पोजीशन होगी कि जिससे क्यू चार्ज किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा एक बात और पूछिए, देखो फिर क्वेश्चन मार्क लगा के उसके आगे एक बात और पूछे क्वेश्चन में, क्या इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल, ठीक है। तो किस केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा, और किस केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा।
तो ये केस का क्या मतलब है बच्चों ना, तो उसके लिए एक बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, बाकी तो अभी क्वेश्चन को हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में बाद में जाएंगे। तो देखो जैसे इसने यहाँ पर इन दो चार्ज का साइन बताया बच्चों, प्लस सी प्लस प्लस फोर ई प्लस ई, लेकिन इसने क्यू के लिए साइन नहीं बताया बच्चों, इसने क्यू बोल दिया, ठीक है ना, क्यू बोल दिया। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है कि चार्ज में पॉजिटिव, चार्ज में नेगेटिव, है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्यू चार्ज को, है ना, हम क्यू चार्ज को क्या करेंगे बच्चों, जब केसेस बनाएंगे ना स्टेबल अनस्टेबल के, तो एक बार क्यू चार्ज को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, और एक बार क्यू चार्ज को क्या मान लेंगे बच्चों, नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे, चलिए केसेस की बात बाद में करेंगे। तो एक बार है ना, तो एक बार चार्ज, इस क्यू चार्ज को प्लस माइनस मान के दो केस बन जाएंगे, एक केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक केस में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं, डायग्राम वगैरह से इस बातों को समझते हैं बच्चों। चलिए तो क्या बोला उसने कि दो चार्ज है, एक चार्ज ऐसे मान लीजिए, मैं इनको दो पॉइंट चार्ज मान ले रहा हूं, एक चार्ज वो है बच्चों, एक चार्ज है प्लस फोर ई और एक चार्ज है प्लस ई, ठीक है ना, और इनके बीच के डिस्टेंस गिवन है बच्चों, दे आर एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो ए डिस्टेंस से सेपरेट है, ठीक बच्चों। अब मेरे पास एक तीसरा चार्ज है क्यू, तो बोल रहे बताइए उस क्यू चार्ज को इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ रखे, मींस पोजीशन पूछ रहे हैं हमसे कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए इसको रख देते हैं कहीं पर बच्चों, तो हमें उसकी पोजीशन बतानी है तीसरे चार्ज को। चलिए मैं कहीं पर भी इसकी लाइन ज्वाइनिंग पर रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और हमने इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया, है ना, बोला है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस क्यू चार्ज को, ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्लस फोर ई से कितने डिस्टेंस पे रख दिया बच्चों, एक्स। मैंने डिस्टेंस इधर से मानी, कोई बच्चा इससे मान सकता है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने तीसरे चार्ज को, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे रखा है बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, किस चार्ज से, प्लस फोर ई चार्ज से, ठीक है। अच्छा अगर इससे एक्स डिस्टेंस पर, तो उससे कितना हुआ बच्चों, ए माइनस एक्स डिस्टेंस पर, क्योंकि आज जब फोर्स निकालोगे तो आपको डिस्टेंस चाहिए होंगी, तो इससे कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स डिस्टेंस पे हो जाएगा। या जैसे मैंने कहा कोई बच्चा इधर से ही मान सकता है, भाई जो जहां से मानेगा वो क्वेश्चन में लेट करके बता देगा कि हम मैंने यहां से माने, मैंने से यहाँ माना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ले सकते हो कि लेट द चार्ज, थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस फोर ई चार्ज, ठीक है। चलो पहले ये बात मैं लिख देता हूँ बच्चे के लाइन ना, कि हमने जो माना है वो लिख देते हैं, कि हो सकता है कोई बच्चा उधर से मान ले, तो मैंने जहां से माना वो बता देता हूँ, लिख देंगे लेट द चार्ज क्यू, लेट द चार्ज क्यू is placed at a distance, is placed at a distance x from plus 4e charge, the distance x plus from plus 4e charge। तो हमने ही मान लिया कि हमने इसको, है ना, प्लस 4e से कितने डिस्टेंस में प्लेस कर दिया, x डिस्टेंस में प्लेस कर दिया। अब कंडीशन ये है, ठीक है, कि आपने जहां भी इसको प्लेस किया है, जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, उस पोजीशन पर ये चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, तो क्लास 11 में हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, स्टेबल सॉरी दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे। चलिए इसको सिंपल वे में ऐसे बोल लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं, लेकिन उन नंबर ऑफ फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या है, जीरो है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, उस पर बहुत सी फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो है, तो उस बॉडी का इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो अगर फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं भाई इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है और फोर्स इक्विलिब्रियम में कैसे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि अभी हम देखो जब तक चार्ज नहीं मान रहे, मैं आगे से माइनस साइन नहीं लिख रहा हूं, तो आप इसे आप पॉजिटिव चार्ज मान के चलो,
बाकी स्टेबल एंड स्टेबल के लिए हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, एक बार नेगेटिव मानेंगे। अभी फिलहाल मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक बार में एक ही चीज मान सकते हैं बच्चों, या नेगेटिव भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चों को पॉजिटिव मानना है पॉजिटिव मान लिया, किसी को नेगेटिव माने तो नेगेटिव। तो मैंने आगे से साइन नहीं लिखा है, तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। अब सुनो बच्चों, तो पहले इसमें चेक करने के क्यू चार्ज पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है और फोर्स इक्विलिब्रियम में कैसे है। तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया बच्चों, उसके जैसे लगभग इस क्यू चार्ज के लेफ्ट में एक चार्ज है, एक राइट में चार्ज है, ठीक है ना। और देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो सभी पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर ये जो लेफ्ट वाला चार्ज है, एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। मैंने अभी बोला कि है ना, अगर सेम नेचर के चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव, रिपल्शन इज लाइक पुश। तो फोर ई वाला चार्ज इस क्यू चार्ज को पुश जैसा कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसकी फोर्स को इस पर कितनी मान लेता हूं, F1 मान लेता हूं, ठीक बच्चों। ये F1 किस पे फोर्स लग रही है, इस क्यू पे लग रही है। कौन लगा रहा है, फोर ई वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब इसके राइट में चले गए, इसके राइट में भी चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा बच्चों। तो इसकी फोर्स को प्लस ई वाले चार्ज की फोर्स को इस पे कितनी मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। ये मान लो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहे हैं। तो इस क्यू चार्ज पे इसके दो नेबर हैं और वो दोनों नेबर इस क्यू चार्ज पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और हम मान रहे कि चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि उस पर जितनी फोर्स लग रही है उनका नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कहते हैं फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्यू के इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये F1 F2 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। और डायग्राम में दिख भी रहा है बच्चों कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट। समझ। फिर मैंने क्या बोला, क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो इस पे दो फोर्स लग रही है और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। फिर लगने वाली नेट फोर्स हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे कहेंगे, क्या बोलेंगे कि फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि F1 विल बी इक्वल टू क्या, F2 होना चाहिए, ठीक बच्चों। तो मैं लिख देता हूं कि फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए बच्चों, F1 विल बी इक्वल टू क्या, F2 होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, F1 F2 दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं F1 F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। F1 ध्यान करना किसके बीच की फोर्स है, प्लस फोर ई और क्यू के बीच की फोर्स है। तो उसके लिए आपको चार्ज चाहिए, दोनों चार्ज आपको बताओ, उनके बीच के डिस्टेंस भी आपको बताया बच्चों। तो F1 कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना 4e इंटू क्यू। अब प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लिखने तो प्लस ही होता है बच्चा, ठीक है। 4e इंटू क्यू और डिस्टेंस कितनी x, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अब F2 देख लीजिए, F2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई, F2 किन के बीच की फोर्स है, Q और प्लस E के बीच की फोर्स है। तो यहां पर एक चार्ज है E, दूसरा चार्ज है Q और इनके बीच का डिस्टेंस क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का क्या, स्क्वायर, ठीक बच्चों, समझ रहे हैं। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको होगा बहुत सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। 1/4 पैसन नॉट से ये है ना, ये कैंसिल आउट। देखिए E से E कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, इधर हमारा 4 रिमेनिंग रहता है, इधर एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, इधर ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, इधर ही सॉल्व कर देने बच्चों, नेक्स्ट शीट में इसको देखना पड़ेगा अदरवाइज बार बार। तो इधर ही सॉल्व कर देते साइड में, कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 4/x², देखो लेग चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर न्यूमरेटर में एक नंबर बचता है आपका 4, डिनोमिनेटर में x² बचता है, इधर आपका सब कैंसिल हो गया। RHS में डिनोमिनेटर में एक टर्म बचती है बच्चों, कितनी, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब देखो
अगर मैं रूट कर दूं ना, रूट लगा दो दोनों साइड, टेकिंग रूट बोथ द साइड, तो कितना आएगा 2/x और ये 1/a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो लिख देते हैं ऑन टेकिंग रूट बोथ साइड, on taking root both sides we get, on taking root both sides we get, अगर हम दोनों साइड क्या कर लें बच्चों, रूट ले लें, ठीक है, तो कितना रहेगा देखो, 4 का रूट हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। ठीक बच्चों, क्लियर है। अब देखो सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके आगे से लिख दे रहा हूं बच्चों, तो इट इंप्लाइज दैट कितना रहेगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू, कैसे क्रॉस कर दोगे, x हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब x को उधर ले जाओ तो कितना रहेगा 2a इज इक्वल टू 3x। ठीक बच्चों, 2a इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था x बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2a/3 आ जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट, मैं आगे लिख दे रहा हूँ बच्चों, इसी को इसी शीट में कर लेंगे, अगला पार्ट अगली शीट में कर लेंगे, 2a/3 और किससे माना है मैंने, ऊपर लेट लिखा है बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब +4e से। ठीक है, तो क्या पता लगा बच्चों, अगर आप तीसरे चार्ज को +4e से कितने डिस्टेंस पे रख दोगे, 2a/3 डिस्टेंस पे प्लेस कर दोगे, तो किस में आ जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो बच्चों इसका, ठीक है, तो समझ गए आई थिंक इतना। अभी दूसरा इसका एक पार्ट और है बच्चों, कि कब स्टेबल कब अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए भी समझेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से बच्चा, तो स्क्रीनशॉट या जैसे भी करके जल्दी से इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट इसका भी एक पार्ट में और चलेंगे। ठीक है, तो इतने बात समझ गए बच्चों। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, किसने डिस्टेंस पूछी थी कि कहाँ रखेंगे इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2a/3। चलिए अब एक बात और है इसमें, एक अच्छी बात है कि कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब ये अनस्टेबल। बाकी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा टॉपिक हमारा थ्योरी में भी आया था बच्चों, आपको याद है हमने टॉर्क एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क के बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी डाइपोल की, तो उसमें स्टेबल अनस्टेबल की बात आई थी। तो इसलिए एक बार बात फिर आ गई है, तो देखते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल का क्या मतलब है। चलो देख लेते हैं बच्चों इसको जल्दी से, स्टेबल के लिए क्या कंडीशन होगी और अनस्टेबल के लिए क्या कंडीशन होगी। तो इसने केसेस पूछना है, किस केस में स्टेबल और किस केस में अनस्टेबल होगा, तो दो केस मान ले रहे हैं, हम दो केसेस मान लेते हैं। केस वन, पहले केस में मान लेते हैं कि अगर क्या हो जाए, इफ Q प्लस Q हो जाए, Q प्लस Q का मतलब कि अगर हम मान लें कि चार्ज पॉजिटिव है ना, अभी सिंपल Q बोल रहा था, बस Q को मैंने प्लस Q बोल दिया, है ना, इन दिस केस। देन देखते हैं कि इस केस में क्या होगा, तो फिर डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो अभी हमने चार्ज माने थे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये चार्ज था इधर, याद है +4e, इधर चार्ज था आपका +e, ठीक है, और बीच में हमने चार्ज रखा था Q ना, इसे यहीं कहीं रखा था, और हम चार्ज को क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं। समझना। और ये डिस्टेंस वगैरह हमारी आ गई ना बच्चों, ये कितना आ गया था 2a/3। चलिए डिस्टेंस तो आपने अभी देख ही लिया बच्चों, पिछले क्वेश्चन में जो भी था, इसको हमने x माना था, चलो अब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि हमने इसको x माना था, और ये कितना था बच्चों a माइनस एक्स। ठीक है, तो x हमने कैलकुलेट कर लिया 2a/3 था, डिस्टेंस से इतना मैटर नहीं है बच्चों। चेक करते हैं कि ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम हमने देखना है कि देखा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए मान लीजिए सपोज मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को जो Q चार्ज है, मैं इसका चेक कर रहा हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में तो क्या ये स्टेबल है इस पॉइंट पर, या अनस्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं क्या करूं बच्चों, इस चार्ज को स्लाइटली कहीं पर भी मूव कर दूं, सपोज मान लो मैं इस चार्ज को लेफ्ट को मूव कर दूं,
है ना बच्चों। मैं चार्ज सपोज मान लो इस चार्ज को इधर को लेफ्ट को ले जाऊं, ठीक है ना, मान लो मैंने यहाँ इसको मूव करके इसके नियर ले आया, यहां पर ले आया मान लो, ठीक है बच्चों। मैंने इस क्यू चार्ज को यहां से शिफ्ट करके थोड़ा सा मान लो इधर को कर दिया, राइट में लेफ्ट में कर लो एक ही बात है, चलो मैंने राइट में मान लिया। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो अब ये जो, देखो ये जो चार्ज है, देखो अब क्या होगा, इससे क्या हो गया, दूर चला गया और इसके क्या आ गया, पास आ गया। आगे देखो, देखो बच्चों इससे ये क्या हो गया, पहले इसके पास तो उससे दूर था, अब ये देखो इससे दूर चला गया और उसके क्या आ गया, नियर आ गया बच्चों ना। तो क्या होगा, देखो अब डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे आपके। अब देखिए ये भी क्या करेगा इसको, देखो अब इस पे जो फोर्स होंगी, देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक बच्चों। तो देखो ये जो ये वाला जो चार्ज है ना, इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, तो इस पर एक फोर्स इधर को लगेगी, और ये वाला चार्ज को क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, देखिए ना, देखो ये इसको इधर रिपेल करेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा। और जब ये इसके नियर चले जाएगा, जब ये चार्ज इसके नियर जाएगा, तो ये इस पे क्या करेगा, पहले फोर्स कम लगा रहता, और जब आप उसको चार्ज को उसके नियर ले जाओगे, तो वो चार्ज क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये वाली जो फोर्स है, जो ये चार्ज लगा रहा है, ये फोर्स बढ़ जाएगी, ये फोर्स बढ़ जाएगी, और ये फोर्स डिस्प्लेस करके उसको क्या करेगी, फिर वापस उसी पॉइंट पे ले आएगी बच्चों। फिर समझो मैंने क्या बोला, समझो। देखो पहले ये चार्ज इसके नियर था, इससे फार था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब मैंने क्या किया, इस चार्ज को इधर शिफ्ट किया, जब मैंने इधर शिफ्ट किया, तो अब ये इसके नियर आ गया, ठीक है। तो देखो अभी भी ये जो चार्ज है, इसको इधर रिपेल कर रहा है, इसको इधर रिपेल कर रहा है, ऐसे हम इनकी फोर्स को मान लेते हैं। देखो मैंने F1 F2 लिखा था वही लिख देता हूँ, देखते हैं हमने इस फोर्स को F1, इस फोर्स को F2 लिखा था ना बच्चों, ठीक है। तो ये फोर्स थी हमारी F1 और ये फोर्स क्या थी, F2 थी। मैं पिछले डायग्राम के हिसाब से लिख दे रहा हूँ, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 थी। तो अब क्या होगा, देखो जब उसके पास चले जाओगे तो F2 क्या हो जाएगा, फोर्स मोर हो जाएगी, और जब F2 फोर्स मोर हो जाएगी तो F2 फोर्स को वापस खींच लेगी ना बच्चों पीछे को, ठीक है। जब यहाँ पे था दोनों फोर्स बराबर थी, तो इधर कहीं नहीं जा रहा था, अब मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, तो इधर शिफ्ट करने से इसे क्लोज चला गया, जब इसके क्लोज चला गया तो इस पे क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स को वापस क्या करेगी, वहीं उसी पॉइंट पे क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो इसका मतलब इस केस में, ये किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको किधर भी डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, तो एक फोर्स बढ़ जाएगी और उसको क्या करेगी, वापस उसी पॉइंट पे वापस ले आएगी। तो इसका अंदर ये देन इस केस में, देन इन दिस केस, आपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे मैं बता रहा हूं, इन दिस केस द चार्ज Q remain in stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो फोर्स हल्की को क्या कर देगी, उसको शिफ्ट करके उसी पॉइंट पे वापस ले जाएगी, ये वाली फोर्स को फिर हल्की हल्की उसी पॉइंट पे वापस ले आएगी। और दोबारा एक जब ये वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी, फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो शिफ्ट करने में वापस आ जाएगा। इसका अंदर इक्विलिब्रियम स्टेबल है बच्चा, स्टेबल है ये, ठीक है ना, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा अब देखते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, समझो बच्चों। केस सेकंड मान लेते हैं, केस सेकंड, सेकंड केस कहते हैं, अगर हम ये मान लें कि Q नेगेटिव हो जाए, देन इस केस में क्या होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों, चेक करते हैं, चलो इसके भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये चार्ज नेगेटिव, तब क्या होगा, अगेन मैं इसको एक ही साइड शिफ्ट कर रहा हूँ बार, है ना, जैसे वही ये डिस्टेंस x थी, ये कितनी थी, a माइनस एक्स थी बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको अगेन उस चार्ज के नियर ले जाता हूँ बच्चों ना, ठीक है। मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, इस क्यू चार्ज को दोबारा से मूव कर रहा हूँ, मैंने इसको मूव कर दिया,
मान लो मैं इस चार्ज को मूव करके इधर ले आया बच्चों, ठीक बच्चों, समझ रहे हैं? अब इस केस में क्या होगा, जैसे वही F1 F2 पहले भी जैसे पहले फोर्स लग रही थी, इधर को फोर्स क्या लग रही थी बच्चों, इसके ऊपर F2 लग रही थी, और इधर को फोर्स क्या लग रही थी आपकी, F1 लग रही थी बच्चों। मैं पुरानी वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ। अब F1 F2 में देखो क्या आएगा जी, जब आप इसको इधर को शिफ्ट कर दोगे ना, जब इस चार्ज को इधर को ले जाओगे, तो देखो अभी चार्ज इससे फार और उसके क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा, देखो ना, इससे दूर हो जाएगा, है ना, और उससे क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। अब देखो भाई, देखो ये चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये इसको तो अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। सॉरी मैं इसकी सोच लिया, देखो मैंने कहा देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ये भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके बहुत नियर चले जाओगे तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा बच्चा, तो F1 क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है, F1 मोर हो जाएगा, और फिर F1 क्या करेगा, ठीक है ना, देखो आपने भी शिफ्ट इधर को किया, जिस साइड को आपने शिफ्ट किया उधर की फोर्स बढ़ गई, तो आप शिफ्ट करते रहोगे, वो फोर्स बढ़ती रहेगी, और वो अपने आप क्या कर लेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी निगेटिव, सॉरी जो निगेटिव चार्ज है ना, ये इसके क्या होगा, बहुत नियर चले जाएगा बच्चों, तो वो उधर ही जाते रहेगा वो, है ना। तो अगर आपने एक बार इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से शिफ्ट किया, इधर को शिफ्ट करो चाहे उधर को शिफ्ट करो, तो जहां को शिफ्ट करोगे वहीं को जाने लगेगा, जैसे यहाँ तो शिफ्ट किया वापस आ गया, लेकिन यहाँ शिफ्ट करके वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर मैंने क्या बोला, फिर समझ लो मैंने क्या बोला, इस नेगेटिव चार्ज को जब इधर ले जाएंगे, चार्ज नेगेटिव आगे से माइनस लिख दे रहा हूँ बच्चा, देखो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इससे तो दूर ले जा रहे हो, तो इसका अट्रैक्शन कम होते जा रहा है और इसका अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, मतलब F2 घटते जा रहा है और F1 बढ़ते जा रहे हैं, और जब बहुत क्लोज चले जाओगे तो F2 बहुत कम हो जाएगा, F1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर F1 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही कर लेगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा, फिर वापस आने का स्कोप खत्म हो जाएगा, जैसे वहां वापस आ रहा था बच्चों, तो जिसकी तरफ ले जा रहे थे पीछे वाला फोर्स उसके ज्यादा हो रही है, तो वो उसको वापस खींच ले रहा था, यहाँ तो उसने खींच लिया उसको। देन क्या बोलेंगे, इन दिस केस, then in this case the charge q the charge q is in unstable equilibrium, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि इक्विलिब्रियम क्या रहे, स्टेबल रहे, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल हो जाएगा, बात समझ रहे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी हेल्प करेगी बच्चों आपको, ठीक। तो आप इसे भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, तो हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिएगा, फिर देखते हैं आज क्वेश्चन देखते हैं अभी अगर हो पाएगा तो। चलो बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और लेते हुए छोटा सा, ठीक है बच्चों, चलो हमने एक क्वेश्चन और लिया छोटा सा भी, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। तो समझो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज each equal to 4 microcoulomb are placed along x axis at a distance x is equal to 1 meter, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इन चार्जेस को आपने किसके अलॉन्ग रखा है बच्चों, x एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, और पहला चार्ज x इक्वल टू 1 मीटर पे, दूसरा 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चार्ज। कहता है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज और 1 कूलम्ब प्लेस्ड एट द ओरिजिन। फिर आपने एक और चार्ज लिया, देखो जो इन्फिनिटी वाले जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है वो कितने के बच्चों, 4 माइक्रो कूलम्ब के हैं, जो x इक्वल टू 1 2 4 एंड 8 पे रखे, और एक चार्ज और लिया आपने जो ओरिजिन पे रखा है, कितने का रखा है, 1 कूलम्ब का। तो ये सब मिलकर इस पे क्या लगा रहे होंगे, फोर्स, तो आपने नेट फोर्स बतानी है कि 1 कूलम्ब चार्ज ओरिजिन पर रखा है उस पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसके लिए डायग्राम समझ लेते हैं। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने कि जो चार्ज है एक्स के अलॉन्ग रखे हैं,
तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सवाल एक्स एक्स ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है बच्चों। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स मान लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक बच्चों। अब इस पर चार्ज रखे बच्चों आपने। पहला चार्ज है x इज इक्वल टू 1 मीटर। चार्ज है कितना q। वैसे 4 कूलाम दिया है, मैं उसे q मान ले रहा हूँ बच्चों, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। यहाँ जो q मैंने माना है ये कौन सा है 4 माइक्रो कूलाम वाला है। माइक्रो 10 की पावर माइनस से समझते हो। फिर दूसरा चार्ज कहाँ पर रखा है x इज इक्वल टू 2 मीटर पे रखा है। फिर तीसरा चार्ज है जो x इज इक्वल टू 4 मीटर पे रखा है। फिर एक चार्ज है x इज इक्वल टू कितने पे रखा है 8 मीटर पे रखा है। ये भी चार्ज क्या है q एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे कितने चार्ज है बच्चों इन्फिनिटी तक ऐसे चार्ज रखे हैं, ठीक है ना। 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फिर एक चार्ज और है बच्चों, एक चार्ज और है, ठीक है, जो कहां पर रखा है ओरिजिन पर रखा है क्यू चार्ज। इसे कुछ और मान लो बच्चों, इसे क्यू नॉट मान लेते हैं, है ना, क्यू एट द ओरिजिन। इस क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। तो कहते हैं बताइए जो क्यू नॉट ओरिजिन पे क्यू एट ओरिजिन बोल लीजिए क्यू नॉट बोल लीजिए, ये चार्ज रखा है, ये सब मिलकर इस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन। तो ठीक है बच्चों, है ना, कितनी फोर्स लगा रहे हैं चेक कर लो। और देखो चार्ज का साइन नहीं बोल रहे तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, बाकी आप नेगेटिव मान लोगे सबको, मतलब सबको एक जैसा मानना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें आंसर में चेंज नहीं आएगा। चलिए हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब मिलके क्या कर रहे होंगे उसको बच्चों रिपेल कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दिखा देते हैं इनकी फोर्स को लिख देते हैं बच्चों। सॉरी, जैसे मान लीजिए ये जो पहला चार्ज है जो x इक्वल टू 1 पर लिखा है, वो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मान ली इस फोर्स को F1 मान लेते हैं। ये किसकी फोर्स है Q1 वाले चार्ज की फोर्स है, मान लेते हैं। ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं F1 फोर्स लगा रहे हैं, है ना। किसी और कलर से लिख देते हैं, जो सकता है रेड कलर आपको ना दिख रहा हो। चलो इस पे फोर्स, सॉरी बच्चा कुछ चीजें मिल गई, 1 कूलम लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा था। ग्रीन पे फोर्स ग्रीन से लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इस चार्ज पर पहला वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहे हैं F1, फिर दूसरा चार्ज कितनी फोर्स लगा रहे हैं F2। देखो फोर्स सब रिपल्सिव ही होंगे, है ना बच्चों, ये सब मिलके इसको रिपेल करेंगे, सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये तीसरा वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसकी फोर्स को मान लेते हैं F3 है, F1 को भी ऊपर लिख देते हैं जब सबको ऊपर लिख रहे हैं बच्चों। फिर एंड सो ऑन F4 वाला फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स भी कहाँ तक है बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है तो फोर्स भी कहाँ तक होगी एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होगी ना, होगी बच्चों, ये फोर्स भी इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर निकाल देते हैं। तो इन और देखो सब फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, तो लिख देंगे हम, लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज नेट फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर इज, चार्ज एट द सेंटर इज, इसको F मान लेते हैं, और कितना रहेगा बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन अप टू क्या इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। मैंने F3 से लिखा, F4 F5 ये तो बहुत सिर्फ है, कितनी भी टर्म लिख दो बच्चों। अब देखो इन सभी में एक टर्म कॉमन आएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स पे लगाओगे वो तो सब में कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सब में कॉमन है। जो फैक्टर कॉमन है उसे बार बार मत लिखो बच्चों, से लिख लेते हैं। अब क्या लिखना होता है आपने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो देखिए F1 किसके बीच की फोर्स है, इसके और इसके बीच की फोर्स है, तो चार्ज है Q, दूसरा चार्ज कितना है Q नॉट,
और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 मीटर है ना, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड वाला चार्ज, देखो यहाँ पर भी ये क्यू और ये क्यू नॉट है, डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, डिस्टेंस बदल रही है, चार्ज वही है बच्चों, तो अगेन कितना रहेगा क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 2 का स्क्वायर, फिर प्लस अगेन चार्ज तो सेम ही है बच्चों, डिस्टेंस बदल रही है, अब किसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो अब कितना रहेगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू क्या इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों, समझ रहे। चलिए एक चीज और कॉमन है सब में बच्चों, क्यू 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 नॉट, तो ये भी कॉमन ही कर लीजिए है ना, इस सबको भी क्या कर लेते हैं कॉमन। चलो नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। तो एफ नेट हमारे कितना रहेगा, हमने देखो इसको एफ नेट लिखा है बच्चों, एफ ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो क्यू इंटू क्यू नॉट को भी कॉमन ही कर लो बच्चों, तो कितना रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये 1 प्लस देखो फिर 2 का स्क्वायर था ना बच्चों, चेक कर लो 4 फिर 16 एंड सो ऑन ना, तो आ गया 1/4 प्लस 1/16 प्लस सॉरी 1/14 प्लस 1/16 एंड सो ऑन अप टू क्या इन्फिनिटी। अब है बच्चों इसकी कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे समझ गए इसका क्या होगा। तो मैथ्स वाले बच्चों ने क्लास 11 में जीपी पढ़ी हुई थी, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो लेकिन बायो वाले बच्चे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं जानते बच्चों, हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बायो वाले बच्चों ने क्लास 10 में पढ़ी हुई बच्चों, ठीक है। तो एपी जीपी जैसे आपको याद होगा जो 10th में जैसे मैंने कहा मैथ्स वाइज सबने पढ़ी कि एपी उसे बोलते हैं जिनमें टर्म का डिफरेंस सेम होता है, अगर है ना एक सीरीज है उसके टर्म का डिफरेंस सेम होता है उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में होता है 11 में होता है। तो बायो लेक्चर ध्यान देना, अगर कोई सीरीज है और उसकी सीरीज के टर्म का रेशियो सेम है तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं जीपी। तो देखो हमारी भी टर्म का रेशियो सेम है बच्चों, देखो आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो 1/4 आ जाएगा, आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके भी 1/4 आ रहा है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके 1/4 आ रहा है, तो टर्म का रेशियो सेम है। अगर किसी सीरीज के टर्म का रेशियो सेम है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और हमें इस प्रोग्रेशन का सम दिया गया, हमें इस प्रोग्रेशन का सम करना है, तो मैं बता देता हूं एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर एक जीपी है और उसमें इनफाइनाइट टर्म है, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स। तो उसकी एक फॉर्मूला होता है बच्चों उसके लिए, ये बायो लेक्चर को ध्यान करना है, a/1 - r। अगर एक इनफाइनाइट जीपी और उसकी टर्म को आप ऐड कर रहे हो तो एक इनफाइनाइट जीपी की टर्म के समेशन का ये फॉर्मूला है, ये होता है a/1 - r, जहां पर a क्या होता है सीरीज की फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी लगाऊंगा मैं बच्चों, जैसे हमारे केस में फर्स्ट टर्म है 1 और आर क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, सीरीज की टर्म के बीच का रेशियो, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। हमारे केस में कॉमन रेशियो कितना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो 1/4 है, ठीक बच्चों। तो बस ठीक, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो पहले इनकी वैल्यू पुट कर लो बच्चों, इन सब की देखो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 9 10 की पावर 9, क्यू आपका कितना था 1 कूलाम था बच्चों, क्यू नॉट था 4 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6। देख मैं चेक करा देता हूँ, देखो एक था 1 कूलाम एक 4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, ठीक है। तो हमने वही किया 10 की पावर -6, और ये हमारी देखो इसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों a/1 - r। तो देखो हमारे केस में फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 1 है ना, देखो और नीचे 1 - r, r क्या है इस सीरीज के टर्म का रेशियो। तो देखो इनका अभी रेशियो मैंने बताया बच्चों वो कितना है 1/4, चेक कर लो आप, सेकंड को फर्स्ट से थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लो तो रेशियो आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इधर सॉल्व कर लो बच्चों, इजी कैलकुलेशन है, देखो 9 4 जा कितना रहेगा 36, 10 की पावर कितना रहेगा बच्चों 3, इधर चेक कर लो क्या जगह 1 अपॉन ये कितना आएगा बच्चों 3/4 आ जाएगा। तो
क्रॉस करके इसको 4/3 लिख देते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कितना बच्चों 4/3, समझ रहे हैं। तो 3 से कितना चलेगा 12, 12 4 जा 48, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 48 10 की पावर 3। तो आप जब 10 की पावर में लिख रहे हो तो साइंटिफिक लिख दो बच्चों उसको, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, ठीक बच्चों। तो इनफाइनाइट वाले चार्ज मिलकर उस 1 कूलम चार्ज पर इतनी फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, 4.8 10 की पावर टन। बायो वाले बच्चों को ये थोड़ा फॉर्मूला ध्यान है बच्चों, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कैसे लगाया जाता है, ठीक बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। ये किसी ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है, एकेडमी बुक्स में भी है, लेकिन जेई में भी आया किसी ईयर में, ठीक बच्चों। चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। और क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना, 2 3 4 जितनी बार, है ना, वीडियो को देखिए बार बार और देखिए कहाँ पर क्या पॉइंट है, ठीक बच्चों। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखो हमने आज कुछ क्वेश्चन किए बच्चों, अभी क्वेश्चन तो बहुत है बच्चों, है ना, फर्स्ट चैप्टर में काफी क्वेश्चन है। आज तो हमने ज्यादातर जो क्वेश्चन किए किस पे बेस्ड थे, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड थे। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपका फिर फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है बच्चों, और क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आज फर्स्ट तो हमने कहा चलो आज थोड़े से इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, पहले आप इतने की प्रैक्टिस करिए बच्चों, है ना, एक साथ बहुत से क्वेश्चन मत करिए, टॉपिक वाइज थोड़ा सा क्वेश्चन करिए। तो आज हमने कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन किए, अगले में हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे, पहले फील्ड के करेंगे फिर फ्लक्स के करेंगे, ठीक बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों हम लोग यही एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए, और इससे थोड़ा इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग और बुक होंगे आपके पास, उनसे प्रैक्टिस करिए बच्चों। और इन जो हम ठीक है बच्चों, तो इनको प्रैक्टिस करिएगा। और बच्चों इन वीडियो को आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या आपके कोई बाहर रिलेटिव रहते हो उनके साथ शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करने को बोलो, ठीक है। तो हम देखो रोज नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर दिन वीडियो का आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक बच्चों। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं बच्चों, अब अगली वीडियो में आगे के थोड़े न्यूमेरिकल लॉ डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं।